सेल डिवीजन सीखने से पहले आपको सेल साइकिल सीखना पड़ेगा। बिना सेल साइकिल आप सेल डिवीजन तक नहीं पहुंच सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी लोग जानते हो कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म होता है, छोटा सा बच्चा का जब जन्म होता है, दिख रहा है छोटा सा बच्चा, छोटा सा नहीं से छोटा सा ही बना है। तो छोटा सा बच्चा का जब जन्म होता है चीजों का, तो होता क्या है ना, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, होने तो बड़ा लो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा होकर के थोड़ा सा वो गुड़कता है, वो खेलता है, वो है ना, चार पैर पे चला आता है, वो ऐसे करके, ओके, हाँ खेलता है, और बड़ा होता है, वो थोड़ा और नटखट बनता है, वो गोपाल एकदम, अरे नटखट कन्हैया काना गोपाल होता है ना, उसको हमने कहा थोड़ा सा बना, और बड़ा होगा तो और बड़ा होकर के एकदम, और पहले मैं छोटा बच्चा था, छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं लोगों का सर फोड़ता हूं डायरेक्ट, बड़ी शरारत करता हूं, है ना, क्राइम करता हूं, बस दुनिया को आगे लेकर जाता हूं, कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, लोग आदमखोर का जीवन बिताएंगे, लोग एक दूसरे को ही मारकर खाएंगे, और धीरे धीरे बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाता हूं, बूढ़ी सी एक लकड़ी पकड़ करके चलता हूं, और धीरे धीरे मारा जाता हूं, डेड, ठीक है, डेड, डेड बॉडी बन जाता हूं, है ना, एकदम एकदम, देखो न्यू बेबी, देखो बेबी वहां डैडी, सब बन गया, ओके। सुनिए, जिस तरह से एक इंसान का साइकिल है जन्म के उपरांत से, उसी तरीके से एक सेल का साइकिल है, क्योंकि जितना सत्य ये था कि कोई सास भी कभी बहू थी, उतना ही सत्य ये भी है कि एक इंसान जब जन्म लेता है ना, सुनो, तो जन्म लेने से पहले वो एक सेल था। क्या था? सेल। इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहला एग्जिस्ट किया होगा, उसके बाद ही जीवन आगे बढ़ा होगा, है कि नहीं? तो इस सेल से धीरे धीरे आगे ग्रो कर करके बढ़ा, ये पहले सेल ही तो था, है कि नहीं? तो वैसा ही उसी तरह से कोई छोटा सा सेल धीरे, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, समझ में आ रहा है? ग्रो करने के बाद में इतना बड़ा हो जाता है कि अपने आप को संभाल नहीं पाता है ना, संभाल नहीं पाता है। वो जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो ब्रेन है, वो बोलता है ये काम यहां से कर, बोलता है क्यों मानूं, अब मैं छोटा नहीं रहा जो तुम्हारा बात मानूंगा, जैसे आजकल के समाज में होता है। एक माता पिता का बात बच्चे में सब मानते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा जब छोटा रहता है तो हर बात माता पिता की मानी जाती है, जैसे जैसे बड़ा होता है चीजें होती है, धीरे धीरे उसका मन बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो माता पिता बोलता है अब क्यों माने, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं खुद का होशियार बन गया हूँ, अब तो होशियार बच्चा हूं ना, अब तुम मेरी बात मानो, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती है धीरे धीरे से। उसी तरीके से जब माता पिता को पता चल जाता है कि उसका बच्चा जब बड़ा हो गया है, तो बाबू अब जब बड़ा हो ही गए हो तो बड़ी जिम्मेदारी लो, बोले माने, माने कुछ नहीं, छोटा सा ब्याह करा देंगे, बस छोटा सा ब्याह करा देंगे, एक तो तुम्हारे एकदम खोपड़ी पे एक तो चिल्लाने वाला, खून चूसने वाला रख देंगे, बस, और क्या, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर वो घर के टुकड़े करेगी, तुम्हारे दिमाग का टुकड़े करेगी, जो करना होगा कुछ, है ना। तो ये बात है, जो ब्रेन ने भी वही काम किया, दोनों की होती है, लड़का हो या लड़कियां हो, दोनों की बात होती है लागू। लड़की भी जब हाथ से निकल जाते बोलते हैं इसको शादी करा दो, भेज दो, सास इसका झोटा नोचेगी तब ठीक रहेगा और नहीं तो क्या। तो सुनिए ध्यान से, जब एक सेल धीरे धीरे जब बड़ा होता है, ग्रोथ होता है ना, तो ग्रोथ के बाद एक हद लिमिट आता है, उसके बाद क्या होता है, बोलता है नाउ अब आप तैयार हो चुके हो डिवाइड करने के लिए, एक से दो बनने के लिए, एकदम वही, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। इंसान जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप का बात नहीं सुनता है, तो बोलता है अब तुम्हारा एक मुंडी से दो मुंडी करेंगे, है ना, एक मुंडी से दो मुंडी करेंगे, तुम बॉय हो तो गर्ल लाना पड़ेगा, गर्ल तो बॉय लाना पड़ेगा, बस। क्या बोले हम, लड़कियां एकदम मिट्टी की तरह होता है नहीं, लड़कियां एकदम मिट्टी की तरह होती है, मिट्टी की तरह, लड़का पानी की तरह होता है, दोनों मिल जाते हैं, जिंदगी भर कीचड़ कीचड़ खेलते हैं, ठीक है, दोनों मिल गए, बस जिंदगी कीचड़ हो गई, अब खेलते रहिए, आनंद लीजिए कीचड़ का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, वही बता रहे हैं आपको कि जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस की बात कोई भी ऑर्गेनल, सेल्स का ऑर्गेनल सुनता नहीं है, बोलता कोई बात नहीं, अब एक मुंडी से दो मुंडी करना होगा हमको, बोला हाँ, तो अपने ही सेल के अंदर में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है दो ब्रेन। तो चूंकि जैसे बता दिए थे कि एक मयान में दो तलवार और एक घर में दो औरत नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक सेल में दो न्यूक्लियस नहीं रह सकती है, तो आधा
साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स लेकर के इक्वल इक्वल दो तरफ से फिर से आ गई छोटा, आ गई औकात में, एकदम आ गई औकात में, देख लो छोटा एकदम आ गया ना, बन गया। फिर क्या हुआ, उसी स्टेज में आ गया, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, जिंदगी का साइकिल, वो भी कैसा, सेल साइकिल। ये सेल साइकिल कि सेल सबसे पहले छोटा था, छोटी शरारत करता था, बट माता पिता की बात मानता था, अपनी बॉस का बात मानता था, न्यूक्लियस की बात। जैसे जैसे बड़ा हो गया बात नहीं मानता, हड़ताल कर रहा है, एकदम बात नहीं मानेगा, हमको ये काम करेंगे तो मेरे को इतना घूस चाहिए, एकदम माता पिता से घूस लेता था। मतलब सीधा है, बता, आप लोग भी करते हो कभी नहीं। मम्मी बोले बेटा वो चीनी ले आना, वहां से 1.5 किलो चीनी ले आना, मम्मी 1.5 किलो चीनी, ठीक है, कितना दाम लगेगा, 60 रुपए लगेगा, ठीक है मम्मी 100 रुपए लाओ, 100 रुपए का 60 रुपए लगेगा, तो बोले ठीक है, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, 100 रुपए का नोट दे ही दिया, तो यार था नहीं, दे दिया। अब गए जाकर के, मम्मी मेरे को वहां पर एक ठो बिस्किट, एक ठो चॉकलेट बहुत पसंद आ रहा था, डेयरी मिल्क था मेरे लिए, तो किसी को कुछ, वो 10 रुपए का वही दम रास्ते में खाते खाते वो लग गया जुर्माना, इट्स कॉल्ड टैक्स, जाने का टैक्स। मम्मी ने देखा 60 रुपए का जो चीनी था वो मम्मी को 70 पड़ गया। क्यों पड़ गया भाई साहब, टैक्स, किसका टैक्स, बच्चे का टैक्स, जाने का टैक्स लग गया। तो पता ना, अभी वो छोटा बच्चा था, छोटी शरारत करता था, तो बड़े तो बड़ा हो रहा है, तो अपने माता पिता को भी बैठ के पहले तो टैक्स लेगा, पहले से कोई काम करना है पहले ये चीज करो मेरे लिए, फिर नहीं तो नहीं, समझे, है ना। ऐसे देखो, हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि माता पिता आपके प्रति, ऐसे व्यवहार के प्रति कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, बस क्या प्रेम नहीं करते, तो सर ऐसे कैसे कर देंगे आप, ऑफकोर्स कर सकते हैं, आपके कपड़ा खींच कर नहीं देंगे, बोलेंगे टैक्स लगेगा, अपना कपड़ा स्वयं खींचे, अनलेस टैक्स लगेगा, किस बात का टैक्स लगेगा भाई साहब, कमा के लगी। आपको खाना नहीं देंगे, अगर खाना देंगे तो बोले टैक्स लगेगा, एक काम करो जाकर हमको खाना लेकर आओ, जाओ मार्केट सब्जी लेकर आओ, लेकिन पैसा उसका नहीं देंगे, जो सब्जी लेकर आओगे वही बना कर देंगे, तो बना कर देने में भी टैक्स लगता है, फिर खिलाएंगे आपको यहाँ रहने दे रहे हैं ना, उसका भी टैक्स लगेगा, लाइए टैक्स। इसलिए जो माता पिता को मतलब टैक्स लेके खा जाते हैं ना, तो उनको पता हो जाना चाहिए, माता पिता बस प्रेम होता है, स्वभाव होता है, तो छोड़ देते हैं, हटाओ बच्चा खा लिया, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अरे बच्चे हाथ से नहीं निकलते हैं, घर से निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए माता पिता को गिद्ध की तरह नजर होनी चाहिए अपने बच्चों पर, दोनों का स्वभाव होना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, तो एकदम साइकिल, एकदम लाइफ साइकिल, जैसे इंसान को साइकिल चले बिल्कुल वैसा ही, तो ये लाइफ साइकिल है, इट्स कॉल्ड सेल साइकिल, क्या नाम है। लेकिन जिस तरह से इंसानों में हर उम्र में एक नाम दिया जाता है, बोलते नहीं है, एक होता है क्या, शिशु अवस्था बोलते हैं, जब बच्चा छोटा सा होता है एकदम, है ना, वही बात है, तो उसमें बोलते हैं शिशु अवस्था, धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि ये अभी क्या है, ये बाल्य अवस्था में चला गया है, बालक बन गया है, वो बाल्य अवस्था से पार करता है तो बोलते हैं यौनावस्था में चला गया है, तो यंग होता जा रहा है ना, तो यंग को बोलते हैं यौनावस्था चला गया, वो धीरे धीरे यौनावस्था से पार होता है तो फिर बोलते हैं क्या, वृद्धावस्था में चला गया, ओल्ड एज, फिर जाता क्या, एक टांग कवर में, फिर क्या है, डेथ एज हो गया, ओके, मारा गया, साइकिल है ना। उसी प्रकार से एक सेल जब ग्रोथ करती है ना, तो अपनी सेल का भी अलग अलग फेज का नाम है, सेल का भी अलग अलग शेप का नाम है, अलग अलग टाइम का नाम है। तो सेल जब सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है, जहां शुरुआत हो रही है उसकी, वो सबसे पहले सेल थोड़ा सा ग्रो करता है, इसका नाम है जीवन फेज। क्या नाम है, जीवन मतलब होता है ग्रोथ, जी मतलब क्या है, ग्रोथ फेज। कैसा ग्रोथ फेज, पहला ग्रोथ फेज जीवन ग्रोथ फेज। दूसरा देखो स्टेप है एकदम, जैसे शिशु अवस्था था, बाल्यावस्था जाएंगे, यौनावस्था जाएंगे। देखो मेरी स्टोरी समझो, हम आपको स्टोरी का माध्यम बस इसलिए ले रहे हैं ताकि आप भूलो नहीं कभी बातें को, आप समझो कितनी सिमिलैरिटी है ना चीजों में, कि आपको लगे कि आपका एजुकेशन बोझ नहीं है, सब आसान है, बस अपनी चीजों के आसपास में ही जवाब रहता है, ढूंढते नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही, देखो जैसा नाम था शिशु अवस्था, वही हमने नाम दिया जीवन फेज, ग्रोथ वन फेज, पहला ग्रोथ फेज। दूसरा जब बड़ा होगा तो बोलते हैं एक मुंडी से दो मुंडी हो जाता है, डबल होने का फेज, यंग अवस्था, अडल्टहुड, अडल्ट बोलते हैं इसको हम लोग, अडल्ट बोलते हैं ना, अडल्ट, तो एक मुंडी से दो मुंडी हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वैसा ही सेल में भी एक टाइम आता है कि जितना डीएनए कंटेंट है वो अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है, एक मुंडी से दो मुंडी, यानी कि जितना डीएनए है उतना सा डबल डीएनए कर लेगी, जिसका नाम है एस फेज। क्या नाम है, एस फेज। जी हाँ, सेल भी विवाह करती है, बिल्कुल करती है बाबा, इसका भी एक मुंडी से दो मुंडी होता है, बस फर्क होता है डीएनए के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एकदम सही। तो एस का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या होता है, बुलाने वो हर मतलब को हम समझा रहे हैं। सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का निर्माण होना, समझ में आ रहा है, किसी चीज का कॉपी तैयार करना, डुप्लीकेट तैयार करना, जिसको और नहीं है वो डीएनए ही है। डीएनए को डबल कर लेना, यानी जितना डीएनए का मात्रा है, अमाउंट है,
उसकी मात्रा को दुगना कर लेना। क्यों भाई दुगना कर रहा है? क्योंकि इसके बाद सेल डिवाइड करेगी। क्या करेगी? तो सेल जब डिवाइड करेगी ना, तो भाई साहब एक बात बताइए, संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए ना। लेकिन अगर संपत्ति ही नहीं है घर में, तो हिस्सा कहां से होगा? बस समझे? जब यानी दोनों स्टेबल होना चाहिए ना, है कि नहीं है? तो अगर घर का कोई हिस्सा होगा ना, तो सब कुछ बराबर बटेगा। एकदम किचन का जितना बर्तन है वो बराबर बटेगा। एकदम एक कटोरी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना? बहुत एकदम क्या बोले, एकदम इतना बराबर हिस्सा तो क्या कहें हम। 2-3 कारण एकदम। एक वकील पागल हो गया एकदम। एक पेरेंट्स आया, वो उसका काम ही है वो शादी से ज्यादा तलाक करवाता है। वो एक वकील है, जितना शादी नहीं विवाह नहीं कराता तो तलाक करवाता है वो। तो शादी कर करके कोई मतलब उसी से शादी करके आया था, तो अपना कार्ड दे रहा था, रख लीजिए। बोलते मतलब काम आएगा आपको। बोले किस लिए काम आएगा? बोलता कि तलाक भी हम ही कराते हैं। बोलता ये तो घर बसने से पहले उजाड़ने वाला काम कर रहा है ये। बोला बोला हम आप जैसे कई लोगों को देखे हैं, आते हैं जाकर के रजिस्ट्री में कर दिए, शादी विवाह कर लिए हैं, लेकिन कुछ ही सालों में आप लोगों को जरूरत पड़ेगा मेरा। तो बोले कार्ड रख लीजिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बोला नहीं रखेंगे, फेंक के चला गया वो। ठीक है, 2-2.5 साल बाद रिटर्न आए, वही आए। ठीक है, वही आने के बाद में क्या हुआ? बोला अभी हमको डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, डिवीजन हो रहा है अभी। ठीक है, लेकिन 2.5 साल के अंदर में ऑलमोस्ट नहीं भी तो 2.5 साल 3 साल हो चुका था। उसमें 3 बच्चे हो चुके थे उनके। 3 बच्चे कितने? 3। वकील पगला गया, क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो दिखा रहे हैं कंडीशन। पेरेंट्स का जिद था कि बच्चा किसके साथ रहेगा, तो बोले हिसाब तो यही कहता, पेरेंट्स बोलते कि बच्चे भी इक्वल बांट दे। बोले ये भाई एक बात बताओ, 2 ठो यहाँ पर इंसान है, 2 गए यहाँ पर, बताओ एक को इसको दे दिए, एक को इसको दे, बीच वाला क्या होगा? इसका आधा करेंगे। तो दिक्कत आ गया। अब वकील बोला उसको, देखिए भाई साहब आपके बच्चे 3 हैं, ठीक है, डिवीजन पॉसिबल नहीं, तीनों बच्चे से पहले पूछ लिए किसके पास जाएगा। बोले नहीं हमको तो बच्चे इक्वल चाहिए, ना बाबूजी छोड़ने को तैयार, ना माताजी छोड़ने को तैयार, दोनों मिलकर पता है बोलते हैं एक काम करते हैं। बोले सर हम अगले साल आते हैं सर। चौथा हो जाएगा सर, अगले साल आते हैं हम, अगले साल आएंगे। बोले चौथे बच्चे को पहले जन्म दे दे, उसके बाद इक्वल बंटवारा होगा। ये बात देखकर वकील पगला गया हो, बोलता आज से मेरा डाइवोर्स करना बंद। तो कुछ हमारे समझ में ऐसे लोग ना, क्या कहें, खोपड़ी खा जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हर चीज का एक पैरामीटर, ठीक है। जिस तरह से डीएनए डबल हुआ, डबल होने के बाद जो आता है फेज, उसका नाम है G2 फेज। क्या नाम है? बिल्कुल से G2 फेज। इसको कहते हैं ग्रोथ 2 फेज। मतलब क्या हुआ? घर में अगर लोग बढ़ गए हैं तो घर को भी बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए जब डीएनए डबल हो गया है ना, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ और करना पड़ता है। देख लेता कुछ बचा उचा तो नहीं है, तो डीएनए डबल कर लिया, डीएनए बना दिया, डीएनए डबल कर लिया, और क्या हो G2 यानी कि फिर से ग्रोथ कराया। सेल साइकिल है ये, बता रहे हैं आपको। और ग्रोथ फेज G2 के बाद अब आएगा डिवीजन फेज। अब क्या आएगा? डिवीजन फेज। अच्छा, डिवीजन फेज को ना नाम ना कुछ बुक्स में अलग तरीके से लिखेंगे, उसको नाम देगा एम फेज। क्या नाम देगा? एकदम सही, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये 2 बन गया, 2 अलग अलग सेल बन गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस है यहाँ इसी के अंदर था, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ऐसे देखो, डीएनए डबल हो गया मतलब 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसको बोलता है एम फेज। क्या बोलता है? अब कई लोगों को समझ में नहीं आती एम फेज है क्या, फर्क होता है इसमें। एम मतलब होता है माइटोटिक फेज। क्या नाम है? याद रहे, हमने माइटोसिस नहीं कहा है, हमने माइटोटिक कहा है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। माइटोटिक और माइटोसिस में बहुत कंफ्यूजन होता है, हम आपको क्लियर से समझाएंगे, धीरे धीरे समझा रहे हैं। एम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक, नॉट माइटोसिस। दोनों सेम दिखता है लेकिन है नहीं। दिस इज कॉल्ड एम फेज। एम फेज माइटोटिक का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? क्यों स्कूल में नहीं बताया गया था? नहीं, कुछ नहीं, सेल साइकिल कुछ नहीं था। हाँ, माइटोटिक नहीं बोला, मतलब एम फेज शायद नाम दिया होगा। उस एम का बता रहे हैं आपको, माइटोटिक। कई लोग माइटोसिस लिखते हैं, जो सरासर गलत है। हम एक्सप्लेन कर, धीरे रखें ना बस। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? तो हमने क्या कहा, इस एम फेज के अंदर में भी 4 सब फेज है। डिवीजन करने के लिए 4 तरीके का फेज है। तो सेल साइकिल में 2 कहानी होता है, आपको समझा, ध्यान समझ सुना। देखो यहां पर हमने कहा जो सेल साइकिल है ना, पूरा तरीके से, या फिर बोलो सेल डिवीजन है, तो सेल डिवाइड हो रही है, तो अगर ना सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक गोला अगर हम बनाएं, तो एक सेल के लिए हमने कहा सेल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो घुमाती है। कैसे? देखो हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखिए, इसको हमने ऐसे गोला बनाया, ठीक है। इस गोला से हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, ठीक है। देख रहे हैं यहां पर, गौर करना। यहां पर देखो, हमने एक ऐसा मार्क किया, हमने बोला दिस इज G1 फेज। क्या ये? G1 फेज, पहला ग्रोथ 1 फेज। किसी भी सेल का एक सेल है, वो पहला ग्रोथ करेगी,
ग्रोथ करने के बाद हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एस फेज। क्या ये एस फेज। उसके बाद है G2 फेज। क्या है? उसके बाद आता है डिवीजन फेज। क्या आता है? बट इस डिवीजन फेज में 5 तरीका है। समझा रहे? 4 और प्लस 1 5। कैसे समझा रहे? इसको बांटने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा आपको। एक पहले यहां से बांट के अलग कर दे हम ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम आपको कैसे दिखाएं, ऐसे दिखाना चाहते हैं। देखिए ऐसे कर दिए हम, दिखा एक एक करके हम बताएंगे, टेंशन मत लेना, सब बता रहे हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4, ठीक है। हमने बांटने का कोशिश किया है। अब ये कैसे किए हैं समझते जाओ। देखो ये पूरा सेल साइकिल है। सेल साइकिल में हमने जो डाला ना, ये दिस इज कॉल्ड एम फेज। ये पूरा का पूरा दिस इज कॉल्ड एम फेज। क्या नाम है इसका? उस एम फेज में डिवीजन, सेल डिवीजन छुपा हुआ है। इसी माइटोटिक फेज में डिवीजन फेज छुपा हुआ है। अब बता रहे ये डिवीजन कैसे कर रही है, समझो। डिवीजन सबसे पहले ध्यान, सेल का डिवीजन 2 तरीके से होता है। 2 चीजें का डिवीजन होता है। पहला, सेल के अंदर में न्यूक्लियस का डिवीजन। सबसे पहले सेल के अंदर में न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ना, तो याद करो हमने आपको जब बताया था, क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। याद है? याद करो कैरियोटिक का मतलब क्या है? एकदम करेक्ट, न्यूक्लियस। बोलता सेल, हद का नहीं है। कैरियोटिक का मतलब क्या था? न्यूक्लियस था ना, था कि नहीं था? एकदम सही, याद कीजिए, एकदम उसी से बता रही हूं आपको। सेल डिवीजन का 2 तरीके से होता है। एक बार साइटोप्लाज्म का इक्वल बांटना पड़ता है, और एक बार न्यूक्लियस को बांटना पड़ता है। यानी 2 तरह डिवीजन हो रहा है। एक हो रहा है न्यूक्लियस का डिवीजन और एक हो रहा है साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। जब ये दोनों साथ मिलकर चलती है स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर के संपूर्ण खेल सेल डिवीजन को संपन्न होता है। याद रहे क्या करें हम? सेल डिवीजन के लिए आपको 2 चीज को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी एक घर को डिवाइड करने के लिए 2 तरीके से होगा। पहला, घर का सामान अलग कर दो। जब घर का सामान अलग हो गया तो घर के लोगों को अलग कर दो। तुम इधर नहीं आओगे, हम उधर नहीं जाएंगे। ये कहानी है, बात समझे? समझ में नहीं आ रहा है? घर के लोग न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे, घर का सामान साइटोप्लाज्म की तरह काम करेंगे। पहले घर में मतभेद होता था ना, घर बढ़ता है। पहले घर बढ़ता है क्या? पहले घर में क्या मतभेद हुआ? पहले इंसान लड़ेंगे, इंसानों का मत मैच नहीं करेगा। पहले इंसान दिमाग से सबसे पहले अलग हो जाएंगे, उसके बाद घर का सामानों का टुकड़ा टुकड़ा कर सबके सब अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है। सबसे पहले एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस डिवाइड करेगी या साइटोप्लाज्म? गलत, न्यूक्लियस। अभी बोलकर गए हम कि इंसान की तरह होता है न्यूक्लियस, और घर का सामान साइटोप्लाज्म की तरह होता है। तो पहले इंसान डिवीजन, पहले इंसान का बंटवारा होता है, फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है, घर का सामान का बंटवारा होता है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या होगा? अब क्या है ना, ऐसे डिवीजन को नाम दिया गया है। क्या दिया गया? नाम दिया गया है। बोला गया है न्यूक्लियस को हम लोग कैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नाम बनाया गया कि जब भी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इसका नाम होगा कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? बोला नहीं, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। आप लोग नाम कभी सुना होगा, नाम सुने हो? सुने हो? स्कूल में सुने हो कि नहीं सुने हो? भूलिए, भूल गया। आज ये रेशमी सुनियो ना, ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है अभी। अब समझिए नेक्स्ट कहानी क्या है कि जब न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? उसका प्लाज्मा, उसके अंदर का पानी, उसके अंदर का वाटर, साइटोप्लाज्म उसी को कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या नाम देते हैं? एकदम, कितना खूबसूरत आंसर देखो। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब आसान है। क्या समझ में आ रहा है क्या करें? चलिए, इतना बेहतरीन था, ठीक है। अब वो हमारे से एक दिक्कत भी होता है ना कि हमेशा हम बोलते भी हैं कि शिक्षा का कभी भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बैठे हुए चाहे छोटा बड़ा, अगर हर क्लास को एकदम मतलब अच्छे से अगर सीखा होगा, तो चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, उसको पूरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये जाकर 10th में सीखने मिलेगा। चल जाने वाला पार्ट 10th में ही सीखने मिलेगा। लेकिन अगर कोई छोटे क्लास का 5, 6, 7, 8 में अगर कोई पढ़ रहा है, उसको भी ये बात समझ में आएगी अगर मेरा सेल का कॉन्सेप्ट अच्छा पकड़ के रखा है वो। तो इसमें दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दोनों मिलाकर के सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। लेकिन हमने कहा था ना कुछ हिस्से हैं। आओ देखो ध्यान से, देखो यहां देखो, नाम लिख रहे हैं, ये वाला है कैरियोकाइनेसिस। नाम लिख रहे हैं हम कैरियोकाइनेसिस, छोटा नाम लिख रहे हैं इसको कैरियोकाइनेसिस।
और ये वाला है साइटोकाइनेसिस। क्या नाम है? साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन, बॉस को बांटना आसान नहीं है, बस समझ रहे हो? बॉस को बांटना आसान नहीं है। बॉस को बांटने के लिए बहुत बड़ा प्लान करना पड़ता है। किसी राज्य में राजा को भड़काने के लिए बहुत बड़ा साजिश रचना पड़ता है। बस समझे क्या कह रहे हैं? है कि नहीं? हमेशा कहते हैं ना कि आपको अपनी सफलता का रास्ता पता चलेगा कि आपको रोकने के लिए लोग कोशिश ना करें, साजिश करें। क्या करें? तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हो। ठीक है? आपको रोकने के लिए लोग कोशिश नहीं करें, साजिश करें। क्योंकि साजिश अच्छे लोग तो आसान से नहीं किया जाता है, बहुत बुद्धि लगाकर करनी पड़ती है, तब जाकर होगा। आगे बढ़े, चलिए अब इस चीज को समझिए। तो कैरियोकाइनेसिस को ये लोग 4 फेज में बांटते हैं। कितना? 4 फेज। सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से एकदम। ये 4 फेज की कहानी हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी हम आपको खाली एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। जी हाँ, एक घर का ब्लूप्रिंट होता है ना, कौन सा सामान कहां बनेगा, किचन कहां बनेगा, बाथरूम कहां बनेगा, बेडरूम कहां बनेगा, हॉल कहां होगा, उसका ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट ही अभी दे रहे हैं आपको, ऐसे सबका नाम बता रहे हैं। समझना बाकी है अभी, समझे? उसके भीतर घुसेंगे अभी हम, एक एक पार्ट के भीतर घुसेंगे। ठीक है, समझना बाकी, तो ये ब्लूप्रिंट समझ लो खाली। ठीक है? तो कैरियोकाइनेसिस को करने के लिए कितने टुकड़े किए हमने? 4 टुकड़ा। कितना? यानी कैरियोकाइनेसिस का 4 सब फेज है, 4 सब फेज है, छोटा फेज है। उसका नाम समझिएगा। पहला नाम, इसका पहला नाम है, देखना, पहला नाम है प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। देखो, प्रो मतलब होता है पहला, प्रो मतलब। अब अगर मान लो घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का नाम देखना ऐसा होता है, बड़ा बेटा है ना, एकदम छोटा वाला छोटा बेटा होता है, एक होता है मंझला बेटा, एक होता संझला बेटा, होता नहीं? ऐसा नाम होता है, बड़ा छोटा मंझला संझला नाम होता है। बिल्कुल वैसा ही नाम दे रहे हैं हम आपको। प्रो मतलब पहला, सबसे पहला यही फेज एंटर करेगा, प्रोफेज, यानी बड़ा बेटा यही है। समझ में आ रहा है? आइए दूसरा नाम है, इसका नाम होगा, ठीक है, इसका नाम है मेटाफेज। क्या नाम है? ये हो गया मंझला बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड मेटाफेज। तीसरा एनाफेज, जिसका नाम है संझला बेटा। ये संझला है ना, ऐसे नाम आप लोग सभी लोग सुने होंगे। नहीं सुने? नहीं सुने? सुनिए, लास्ट एनाफेज के बाद में टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज, TELO, टीलोफेज। अब ये पूछ वाला है, मतलब टीलो मतलब होता है टेल वाला रीजन, सबसे आखिरी छोटा बेटा घर का। दिस इज कॉल्ड टीलोफेज। 4 फेज है। कितना? तो कैरियोकाइनेसिस को करने के लिए कितना फेज है? पहला बेटा का नाम प्रोफेज। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, एकदम सही। 4 उंगली निकाल लेना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बड़ा बेटा, मंझला बेटा, संझला, छोटा, काम खत्म। क्लियर? ये आपको पैरामीटर आपको बताइए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कहां समझ आ रही है पूरी? इन सारी पूरी पैरामीटर एक एक करके, ये पूरा सुना ध्यान से एकदम। ये जब इतना सेल डिवीजन हम लोग सीखेंगे और ये G1 S G2 क्या है ये सीखेंगे, और हम आपको एक एक्स्ट्रा भी सिखाएंगे जिसका नाम आएगा G0 फेज। जरूरी है इस पर। ये G0 फेज एक ऐसा फेज है जिससे लोग अमर हो सकते हैं। अमरत्व का वरदान इसी में छुपा रहता है, इसलिए आपको बताएंगे। जी हां, कैंसर की समस्या कहां है उस चीज की भी आपको बताएंगे, वो इसी में बताएंगे। समझ में आ रहा है? कई सारी बातें हैं, जोड़ना पड़ेगा ना कड़ी को, इसलिए कड़ी को जोड़ रहे हैं। ये आपका था ब्लूप्रिंट। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे पूरा पूरा सेल साइकिल। ये क्या? पूरा सेल साइकिल। क्या ये? तो सुनो ध्यान से, जिस तरह से सुनो ध्यान, जिस तरह से सेल डिवीजन को हम लोग 2 बड़े बड़े कैटेगरी में बांटे थे ना, 2 बड़े बड़े कैटेगरी में बांटे थे। एक को बोला था हमने साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एक को बोला था हमने सेल न्यूक्लियस का डिवीजन। उसी तरीके से सेल साइकिल को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या? जी हाँ, एक है जिसका नाम है इंटरफेज। क्या नाम है? और दूसरा है खुद वही डिवीजन फेज। वर्ड सबको जोड़ रहे हैं हम, कड़ी जोड़ते जा रहे हैं हम। डिवीजन फेज, एक इंटरफेज, एक डिवीजन फेज। सुना एकदम ध्यान से। इसी डिवीजन फेज को हमने बांटा है यहां पर, यानी इसी डिवीजन फेज को हमने साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बताया है। समझ में आ रहा है? सब सेल साइकिल का हिस्सा है। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा हुआ, सुना ध्यान से, सीधा सा हुआ, अगर आपको भूख लगी है तो घर में अगर भूख लगी है, घर में अगर माता पिता नहीं है आपको, लेकिन खाना बनाना आता है, तो पता पहले क्या करोगे? अगर भूख लगी तो क्या खाना कोई ऊपर से आएगा, आसमान से आएगा? नहीं ना, यानी पेट में भोजन बाद में डालोगे, वो एंड रिजल्ट है। वो पहले बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले बनाने के लिए तैयारी होगी भाई, पहले
तो पहले जो तैयारी होती है ना, वो जो तैयारी होती है इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? समझे ध्यान से। हमने कहा सेल जब डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड करना, डिवीजन इसका एंड रिजल्ट है। डिवीजन से पहले सेल खुद को तैयार करेगी डिवाइड करने के लिए। क्या करेगी? तैयार करेगी डिवाइड करने के लिए। इसी टाइम गैप को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मतलब होता है बीच में। कैसा बीच में? देखो आप भी समझा रहे हैं, देख लो, हम आपको ड्राइंग करके दिखाते रहे हैं। देखो ध्यान से, ये एक सेल है, देखो ये एक सेल है ना, ये एक सेल है। ये क्या करेगा? खुद का ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। गौर करना है, आप दिखा दे रहे हैं आपको। देखो ग्रोथ किया, उसके बाद ये क्या हुआ? 2 में बढ़ गया। ये क्या हो गया? 2 में बढ़ गया। ये 2 में बढ़ गया। ये सुनो, ये छोटा सा सेल था, अब क्या हुआ? यहां से ये फिर से आएगा, फिर से होगा ना, है कि नहीं है? तो हमने ये कहा आपको, तो समझे ध्यान से। हमने हम देखो फिर से दिखा दे रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसी को क्या करेंगे? फिर से ग्रोथ करा देंगे बड़ा सा, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे दिखा देंगे। ये फिर से डिवाइड कर दी, कर गई। तो ध्यान रखना, डिवीजन कहां हुआ? डिवीजन एक बार यहां हुआ, हमने बोला डिवीजन 1, हमने क्या बोला? डिवीजन। फिर आगे ग्रोथ किया, फिर कहां हुआ? यहां हुआ, इसको बोलेंगे डिवीजन 2। क्या बोलेंगे? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिवीजन 1 और डिवीजन 2 यानी किसी भी सेल का 2 डिवीजन के बीच का जो टाइम गैप है, जो टाइम गैप है, यही इंटरफेस है ना? इसी में तो सेल खुद को तैयार कर रही है दोबारा डिवाइड करने के लिए। कैसा नो? तो इंटरफेस का मतलब होता है कि जब सेल एक बार डिवाइड कर चुकी है, वहां समय से लेकर जब तक दूसरी बार डिवाइड नहीं करेगी, उस समय तक को हम लोग इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुद्धि जा रही क्या करें? तो हम बोल सकते हैं कि 2 सेल डिवीजन के बीच के समय को इंटरफेस बोलेंगे, है ना? नाम में भी क्या हुआ? इंटरफेस। क्या? बीच का फेस। किसके बीच का? 2 डिवीजन के बीच का फेस। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। क्या ये? तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया इंटरफेस में क्या हो रहा है। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, गौर करना। ये जो हम बता ना आपको इंटरफेस, डिवीजन फेस, तो इस डिवीजन फेस का तो हम आपको सारा टाइप्स बता दिए। किस डिवीजन फेस में 2 फेज आएगा, नाम साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का 4 पार्ट आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और उसके बाद जब इंटरफेस बताएं, ठीक है, तो इंटरफेस का भी थोड़ा सा टाइप्स है, वो बता के गए हैं, बस समझाना है खाली हमको। ठीक है, कैसे समझाएं आपको? अच्छा सब हो गया, उतार लियो ना, तो मिटा दे हम। ठीक है, तो मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट का थोड़ा सा मिटा रहे हैं, उनको थोड़ा जगह चाहिए। हमने कहा सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सेल साइकिल। क्या होगा? सबका कड़ी बाबू। अगर हम एक भी कड़ी अगर आपको नहीं बताते ना, तो याद रखना कि वही बात है कि आप पूरी बात नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नाम था, टॉपिक का नाम सेल डिवीजन डाल दिया उठा करके, लेकिन पूरी बात को मुझे सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सेल साइकिल 2 तरीके से होती है। बताया था आपको, अभी बोल के गए थे ना। कैसे? सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? इंटरफेस, और दूसरा डिवीजन फेज। गुड, आप लोग बोलते रहना एकदम, ताकि समझते रहेंगे हम भी हाँ ठीक ठाक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना। इंटरफेस और दूसरा डिवीजन फेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिवीजन फेज का भी हमने कितना टुकड़ा किया? 2। बहुत बढ़िया, है ना। एक का नाम दिया था हमने कैरियोकाइनेसिस। क्या दिया था? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा दिया था, बहुत बढ़िया। और कैरियोकाइनेसिस का भी हमने 4 किया था। क्या था? कौन कौन सा? एक एक करके। पहला था प्रोफेज, दूसरा, रुक जाओ, एक एक करके बोलो, ठीक है, तीसरा, बहुत बढ़िया, और चौथा टीलोफेज। टीलोफेज समझ में आया? टेलो नहीं बाबा, टीलो बाबा, टेलो टीलो कर रहे हो, हद है। टीलोफेज है, टेलो थोड़ी है। सुनिए अभी नेक्स्ट कहानी, यहां देखिए। इंटरफेस का भी 3 कैटेगरी है। कितनी? आप लोग जानते हो, अभी जानते हो। टाइम ग्रोथ हो रहा था बीच में, पहला था G1 फेज, समझ में आ रहा है? दूसरा, बहुत बढ़िया, S फेज, और तीसरा, बहुत बढ़िया। देखो तो आप सबको तो पता ही ऑलरेडी, समझ में आया? एक्स्ट्रा एक होगा जो अलग होता है, जिसको बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? अच्छा आप समझ लो, सुनो ध्यान से। अगर कोई भी G0 फेज में चला गया ना, उसका सेल डिवीजन नहीं होगा, उसका डिवीजन स्टॉप, उसका डिवीजन ही नहीं होगा, स्टॉप डिवीजन, उसका डिवीजन नहीं होगा। अगर वो G1 फेज में जाएगी तो ही डिवीजन होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप खाना बनाने की तैयारी ही नहीं करोगे तो खाना बनेगा? फिर खा पाओगे? नहीं। जो खाना बनाने का तैयारी नहीं करेगा, मतलब वो सेल डिवीजन में पार्ट में नहीं जा रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो उसका सेल डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो डिवीजन फेज में जाएगा वही सेल डिवाइड करेगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो इंटरफेस हम अलग से कदम निकाल दिए कि G1 में नहीं हो तो G0 में चला जाता है कभी कभी, इसको हम लास्ट में कहीं बता देंगे। मैप समझ में आया क्या है? मैप क्लियर है? सब याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया ना। कि डीएनए में जो डीएनए का हिस्सा होता है, उस डीएनए में सभी के अंदर 99% डीएनए सेम होता है, सिमिलर होता है।
तो हम लोग इस 99% से तो डीएनए से हम लोग तो पता ही नहीं कर पाएंगे कौन किसका नहीं किसका है। मात्र 1% डीएनए अलग अलग होता है, बोले थे हम आपको, है कि नहीं है? उस 1% डीएनए में पूरी दुनिया आ जाती है, मैक्सिमम लोग बीत जाते हैं। फर्क है इसमें, 99% सबका डीएनए से मिल रहा है, बट 1% डीएनए में बहुत बड़ा अंतर है। आपको बोल भी चुके थे, ऐसी कई जगह है, यानी हमारे पास तो जीन्स है, ऐसे कई सारे आपको जगह मिलेगा डीएनए में जो खाली है या रिपीट किया हुआ बात है, वो इन्फॉर्मेशन को रिपीट किया है, समझे? मान लो यहाँ लिखा हुआ आई कलर ब्लू रंग का होगा, यहाँ भी लिख दिया आई कलर ब्लू रंग का होगा, मेरे तो एक ही काम का है ना, दूसरा काम का ही नहीं है, या तो खाली होगा या तो रिपीट किया हुआ बातें होगा। तुम तो जिन तो किसी एक ही को बोलेंगे, रिपीट करने को थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो वो बोला गया यहाँ पर, वो एक बात लिख रहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तुम तो हम पहले से पहले बोल चुके कितने सारे क्राइम रिपोर्ट होते हैं, जितने भी तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो सब में 1% डीएनए को ही स्टडी करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालते हैं। बताएं आपका डीएनए कहीं से नहीं लिया जा, आपके हेयर के बाल, आपकी बालों से लिया जा सकता है, आपके नाखून से नहीं ला सकता, आपकी कहीं पर मान लो आपने ऐसे बॉटल का ऐसे अगर बॉटल को ऐसे अपने हाथ से पकड़ा फिर छोड़ दिया तो हाथ पर यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट आ गए, यहां से भी निकाला जा सकता है डीएनए। बोलते सर ऐसे कैसे? बिल्कुल, यहां से भी आपका डीएनए निकाला जा सकता है, फिंगरप्रिंट आपको मिल सकता है आराम से, ठीक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे ही काम होता है ना? सबको बता, जैसे हम आपको बोले थे कि जितना सत्य ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का इस दुनिया में डीएनए अलग अलग होता है, डीएनए एकदम 1% ही है बट अलग तो है ना? जितना आपका सत्य ये है कि आपका फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग होता है, हर उंगलियों का अलग अलग होगा ना? उतना ही सत्य ये भी है कि हर इंसानों का बॉडी का स्मेल भी अलग अलग होता है। हर इंसानों का, हर एनिमल्स का बॉडी का स्मेल अलग अलग होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इंसानों के अलावा जानवरों को समझ में आता है। लेकिन कुछ इंसानों को तीव्र होता है स्मेल, बॉडी स्मेल। बॉडी का अपना स्मेल है, हर बॉडी का अपना स्मेल है, आपको नहीं पता? कई फॉरेन कंट्री में पता क्या होता है, जिस बॉडी का बहुत बढ़िया स्मेल आता है ना, उसी बॉडी के स्मेल से परफ्यूम बनाया जाता है। ले, पता नहीं है? सच्चाई है ये, बिल्कुल। उसके बॉडी का फ्रेग्रेंस बनाया जाता है। सबकी बॉडी का स्मेल बुरा हो जरूरी नहीं है, आपको फिर से बता रहे हैं। आप 6 महीना तो ना हो गए तो बुरा हो जाएगा, वो वाला कहानी है। हमने कहा कि हर बॉडी का अपना स्मेल होता है। यही कारण है कि आसपास कोई भी डॉग, एनिमल, अगर कोई पेट पालते हो ना अपने घर में, तो स्मेल करके, सूंघ कर वो पहचान सकता है कि मेरे घर का है या कहीं बाहर का, समझे? स्मेल करके वो पहचानता है, समझे? इसलिए लोगों का नाक तेज होता है, बिकॉज बॉडी स्मेल होता है, पहचान जाता है वो। दो फॉरेन, ये क्या कहते हैं, आर्मी लोग भी जो डॉग का यूज करते हैं, वो देखते हो कपड़ा सूंघाते हैं, उसको दौड़ाते हैं, क्यों करते हैं भाई? उसको ट्रेन किया गया है, उसका स्मेल तीव्र है एकदम, सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है उसका, डॉग्स का। तो उसको स्मेल कर करके क्राइम पकड़ा जाता है, समझे? तो बोला नहीं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बस एक नाम लिखा था, हम आपको बता दिए ना। हम आप लोगों को जीन्स छोटी सी कैटेगरी में हमने बता दिया था कि जीन्स इज नथिंग, जीन्स बस एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखती है। डीएनए का ऐसा छोटा सा सेगमेंट जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखे, ऐसे टुकड़े को हम लोग जीन बोलते हैं। अब बुक्स महाराज ये बोलते हैं, देखिए आइए देखो इनकी भाषा समझते हैं। वो कहता है व्हाट आर जीन्स? जीन्स का डेफिनेशन लिखा है एकदम 3-4 लाइन का लिखा है, हम पढ़ ले रहे हैं। कहता है जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम that encode particular proteins which are expressed in the form of some particular features of the body। देखो बोला अच्छा ही है, सुनने में अच्छा ही लगा है ना? बट क्या है कि साधारण भाषा में नहीं बोला, वो सही ही बोल रहा है। वो कहने का मतलब क्या, वो कहता है जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। जिक्र किसका किया? न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से कौन बना है? डीएनए बना है। डीएनए के कुछ हिस्से को ले रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ले रहा है, उसी के ऊपर में एक स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मतलब एक फीचर है, वहां पर गुण है ना? वो भी कहां पर है? क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए मिलता है आपको। और कहता है कि दैट इनकोड द पर्टिकुलर प्रोटीन, जहां पर कुछ प्रोटीन बैठे रहते हैं, वही इसको लेकर के, फीचर्स को लेकर के कहते हैं, जो अपने आप को कुछ इंफॉर्मेशन रखकर एक्सप्रेस करते हैं, जो अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे आपकी बालों का स्टाइल कैसा होगा, हेयर मतलब सिंपल हेयर होगा या कर्ली हेयर होगा, ये इंफॉर्मेशन रखना उस न्यूक्लियोटाइड ऑफ सीक्वेंस, यानी डीएनए का उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर वो जीन कहलाता है। ठीक है? तो बहुत छोटा सा बात है, बाकी आप लोग बुक्स को फॉलो कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप भाषा लिख सकते हो। आप चाहो तो एग्जामिनेशन में अगर पूछे व्हाट आर जीन्स, आप ऐसा लिख सकते हो एज अ विश, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में यही लिखोगे, ठीक है? कि डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ठीक है, विच इज मेड फॉर द न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एंड विच कैरीज द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फीचर्स, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। ऐसे ही इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग जीन बोलते हैं। और कहता है, वो कहता है नीड फॉर द न्यू सेल्स, आखिर सेल डिवीजन का जरूरत क्यों है? नया सेल का जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, नया सेल का जरूरत क्या है? जितना जरूरी लोगों के लिए नया कपड़े हैं, उतना ही जरूरी नया सेल है।
जितना जरूरी आपके लिए रोज नया नया खाना है, रोज नया नया खाना बनाते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक महीने का खाना एक बार बना लेते हैं, संभव है? नहीं है ना। कोई बात है, सुबह का खाना शाम को, अगर सुबह का खाना बना अगर शाम को खाना पड़ जाए तो ही बोलते हैं बासी खाना, है ना, चिढ़ने लग जाते हैं। तो ही बात है। इस तरह से जितना जरूरी आपके लिए भोजन है उतना ही जरूरी आपके लिए सेल्स भी है। तो न्यू सेल्स का जरूरत क्यों है? तो हम कहेंगे भाई सब 4 कारण। सुनिए ध्यान से, हमने क्या कहा, न्यू सेल्स का जरूरत क्यों है, नीड फॉर न्यू सेल्स, जरूरत क्यों है, वो क्या, 4 कारण। 4 कारणों के लिए चाहिए। सबसे पहला जिसके लिए चाहिए वो है ग्रोथ। क्या चाहिए? सर ग्रोथ माने बता रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि छोटे में छोटे नहीं रहना है, जल्दी से बड़े हो जाना है, तो आपका सेल का ग्रोथ तो चाहिए। क्योंकि अगर आपके सेल में ग्रोथ नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आपका हाइट नहीं बढ़ेगा तो बड़े कैसे हो? हर छोटा बच्चा चाहता है कि काश हम बड़े हो जाते, और हर बड़ा इंसान चाहता है कि काश हम छोटे ही रह जाते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो सेल जरूरी क्यों है, न्यू सेल्स, ताकि आपका ग्रोथ हो पाए, हाइट बढ़े। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बड़े होते हैं ना सेल ग्रोथ के कारण। तो पहला फीचर है सेल ग्रोथ। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? अब सर ये क्या है रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? बड़ा सिंपल बात है। आपके घर में अगर कोई चीज, सुनो ध्यान से, आपके घर में अगर कोई ऐसा सामान जो डेली यूज होता है बट अचानक से खराब हो गया, तो आप उसको क्या करोगे? उसको फेंक कर नया लेकर आओगे, करोगे ना, रिप्लेस करोगे ना। मान लो आपके घर का कोई ट्यूबलाइट या बल्ब खराब हो गया, तो बल्ब को क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं, उसको बाहर निकालोगे बॉडी से, घर से, और एक नया बल्ब लेकर आओगे। बिल्कुल वैसा ही बात होता है रिप्लेसमेंट। आपके बॉडी में आपके सेल्स का रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। मतलब आपके बुरे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अच्छे सेल्स नए नए बनेंगे, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? यानी पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नए नए सेल्स बनेंगे। तो ये दूसरा जरूरी कारण है सेल्स। नया सेल क्यों बने आपकी बॉडी में? दूसरा, रिप्लेसमेंट के लिए। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तीसरा इसको बोलते हैं रिपेयर। क्या कहते हैं? रिपेयर। रिपेयर क्यों? अगर आपका बॉडी टूट फूट जाए, मतलब आपके घर में जैसा मरम्मत होता है ना, आपके घर का अगर मान लो कि कुछ कुछ टूट फूट जाता है, क्या अगर मरम्मत करते हैं ना, मैकेनिक बुलाते हैं, कुछ बुलाएंगे, घर का मरम्मत कराएंगे हम लोग, है कि नहीं? अच्छा टपक रहा है तो क्या करेंगे? छोड़ थोड़ी देंगे हम। अरे बाबा अच्छा से पानी टपकेगा तो छोड़ेंगे थोड़ी, उसको मरम्मत करवाएंगे ना। बिल्कुल उसी तरीके से। और समझे, घर का मान लो कि आपका दरवाजा है वो टूट गया, है ना, उसका वो कड़ी नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको रिपेयर कराओगे ना। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में टूट फूट गया, मतलब होता है चोट लग गई आपको, कहीं गए, दौड़ भाग करके गए, एक दूसरे को धक्का धक्की खेल रहे थे हम लोग, बस उसे धक्का मुक्की में क्या हुआ? आप दीवार पे गिरे, आपका नाक चपटा हो गया, कट गया नाक थोड़ा सा, है ना। नाक 2 तरह से कटवाना होता है, एक बिना लहू बहाए, एक लहू बहा के। लहू बहा कर कटवाओगे तो अपनी कटवाओगे, लहू बिना बहाए कटवाओगे तो घर वालों कटवाओगे। दो फर्क है कि नहीं? तो नाक कटवाना समझिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, नाक अगर लहू बन के कटा है तो समझ जाइएगा सेल तो उसको भर देगा, दैट बिकॉज ऑफ रिपेयरमेंट। रिपेयर होता है ना। साइकिल का अगर खराब हो गया, चैन अगर मान लो खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, क्या उसको फेंक दोगे? रिपेयर कराओगे, रिपेयर कराओगे ना, यही बात है। तो इसलिए जब भी आपके बॉडी में अगर कुछ कट फट जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसके लिए रिपेयरमेंट जरूरी है, इसलिए न्यू सेल्स होना चाहिए। समझे? अभी भी कितने ऐसी बॉडीज होगा जिसका देखना कहीं ना कहीं बॉडी कहीं ना कहीं कटा हुआ होगा, देखना वो धीरे धीरे भर रहा है। क्या चल रहा है वहां पर? सेल डिवीजन चल रहा है, नया सेल्स बन रहे हैं। तो नए सेल्स ही आपकी बॉडी को बनाती है। तो बोलते हैं नया स्किन आ रहा है, नया स्किन नहीं आ रहा है, वो ओल्ड सेल्स को त्याग रही है, बूढ़ा हो गया सेल्स, त्याग रही है बॉडी, और नए सेल्स का जन्म हो रहा है। समझ में आया? तो जितना भी तक आपका जो चोट वोट लग जाता है उसको ठीक करने के लिए सेल डिवीजन होता है। तो समझे? बोला नहीं, नया सेल्स बनते हैं, रिपेयरमेंट होता है, बॉडी खुद हील करती है खुद को। ये सबसे खास बात है, बॉडी खुद को खुद से हील करती है, खुद से खुद की मरम्मत करती है। ये सबसे बड़ा देन है नेचर का, जान रहे? इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। वो पता है एक खास बात याद आ रही है मुझे, जब आप बीमार पड़ते हो ना, तो हमेशा आपको कहा भी है जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको बुखार आता है। पहले क्या आता है? बुखार आने का मतलब ये नहीं कि आप पैरासिटामोल का दवाई खा लो बुखार भगा लो, बिल्कुल नहीं। बुखार आने का संकेत है कि आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर वाला घुस गया है, कोई चोर डकैत कुछ घुस गया है और भीतर में कुछ खुरापाती कर रहा है। इसलिए आपका बॉडी अलार्म बजाता है, फायर अलार्म, फीवर लाकर आपको जगाता है, बोलता है बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। और जिसको पता नहीं है सबके बारे में क्या करे, वो जाएगा मेडिकल स्टोर में गया, भैया बुखार लगा एकदम 2 दिन से उतर नहीं रहा है, रुक जाओ पैरासिटामोल दे रहे हैं हम तुमको। बुखार का दवाई दे दिया, बस बुखार का दवाई दिया, खाया, आहा बुखार खत्म। तुमको नहीं पता बाबा, युद्ध का माहौल चल रहा है उस समय, युद्ध के माहौल में आपने पैरासिटामोल, यानी उसमें गर्मा गर्मी चल रही है तो बॉडी तो गर्म होगा ना, दोनों लड़ रहे हैं दोनों पार्टनर। अब बताओ उस टाइम पर अपने पैरासिटामोल देकर पता है क्या किया? कुछ नहीं किया, आपने एसी का हवा खिलाया उन लोगों को। बोला थक गए होगे बाबू लोग, तुम्हें गला झगड़ा करके, थोड़ा सा एसी का हवा खाओ।
पैरासिटामोल दिया, बॉडी का टेम्परेचर डाउन, एसी कोई ऐसा मान लो ऐसे मारने जा रहा था एकदम किसी को, सामने वाले को, दुश्मन को, उधर हवा चल रहा है, एसी अभी, पैरासिटामोल खाया बंदा अभी, बैठो 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 बैठो, चाची कैसे घर में अच्छी है? हाँ हमारे भी मम्मी ठीक ठाक है एकदम, थोड़ा सा पैर में दर्द उर्द रहता है, बातचीत चल रहा है अभी आराम, दोस्त बन गए एकदम, चल रहा है ठीक है। एसी का हवा कम, एसी बंद हो गया, चल हथियार उठाओ, बोलो कहां मारना है, ठीक है, फिर झगड़ा स्टार्ट। इसीलिए किसी बीमारी को खत्म करने के लिए उसके जड़ तक जाइए, ना कि उसको एसी का हवा दीजिए। तो कोई भी जब बीमारी होती है तो आपको फायर अलार्म की तरह आपको बुखार आएगा, तो समझे? तो बुखार आने का प्रतीक क्या है? आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है, तो आपको उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालना है, एसी का हवा खिलाना है उसको। तो जड़ कहां है? यानी आपको पैरासिटामोल के पहले आपको देना पड़ेगा एंटीबायोटिक। क्या देना पड़ेगा? अब बताओ, अगर एंटीबायोटिक के साथ पैरासिटामोल क्यों देता है? बताते हैं क्यों, सुनो ध्यान से। अब युद्ध का टाइम है, अब इधर से एक तो पैरासिटामोल दे दिया, पैरासिटामोल के साथ में दुश्मन से, पैरासिटामोल बाद में, कोई होता है पहले एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेकर घूम रहा है, किधर है वो दुश्मन? उसको अब बताओ, वो युद्ध का माहौल चल रहा है एकदम, पूरा फीवर में गर्म है, वो तो भाग रहा है उधर, मराएगा ठीक से वो नहीं, उसको पैरासिटामोल साथ में देगा एंटीबायोटिक के साथ, ताकि पैरासिटामोल क्या करेगा, एसी का हवा देगा, आलस हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, एकदम से आराम से बैठेगा, आराम से ठोक देंगे एकदम, अब आराम से मरेगा। उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक के साथ पैरासिटामोल दीजिए। समझ में आ रहा है खेल? तब जाकर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, तो काम नहीं करेगा। सब रेगुलेशन है आपकी बॉडी में, सोच रहे हो इतना कुछ चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और याद रहे, कोई भी दवाई जब बाहर से देते हैं ना, तो बॉडी खुद इलाज करती है उसका। जी हाँ, बस खाली बॉडी को पता नहीं होता फॉरेन बॉडी आया कौन, बस समझे क्या करें? जैसे आप अपने घर का सुरक्षा खुद करोगे या पड़ोस से 2 आदमी बुला लाओगे, खुद करोगे ना, ऐसा ना? तो पड़ोस का आदमी जो बुला क्यों लाता? कि सपोर्ट रहे, क्या रहे? सपोर्ट मतलब होता है कि वो हिम्मत दे आपको, बस इसीलिए। तो जब भी हम लोग को भी जब दवाई खाते हैं ना, तो 2-3 कारणों से खाते हैं। या तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है कि सामने वाले दुश्मन से लड़ नहीं पा रहा है एकदम। जितनी भी दवाइयां आपको खिलाई जाती है ना, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, लड़ेगा वो नहीं, लड़ना आपको ही है, बस आपको स्ट्रांग बनाता है। अब कैसे कोई बीमारी हावी होती है, कोई बीमारी, कोई फॉरेन बॉडी आया, बीमार, कोई बैक्टीरिया आया, आपके इम्यून सिस्टम से लड़ रहा है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया, दब गया। क्यों कमजोर पड़ के दब गया? क्योंकि जिस टेक्निक से वो अटैक कर रहा है ना, वो टेक्निक आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता है, बस नहीं पता है, तो बेचारा मारा जाएगा ना। तो पहली बार में क्या हुआ, बेहोश हो गया, लेकिन दिमाग में मेमोरी रख लिया, ऐसे अटैक किया, ऐसे मरे थे, उसको फील हो गया, बोला अच्छा। अब जाता बीमारी की हालत में कहा जाएगा, डॉक्टर के पास, डॉक्टर देगा, बोला अच्छा ऐसा है, टेस्ट करा लिया, बोला हाँ, कौन सा दिख गया उसको, यही अल्लाह कर रहा है यहाँ पर, दिख गया, ये लोग है जो कब्जा करके रखे बॉडी को। अब उसको पहचान लिया गया, ओके ठीक है। अब उसको पहचानने के बाद में उसकी कमजोरी पता है हम लोगों को, बाहर से निकाल के रखे, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने एंटीबायोटिक और संजीवनी बूटी की तरह एंटीबायोटिक हमारी सेना, हमारे इम्यून सिस्टम की सेना को पिला दिया, घोट घोट करके सबको पिला दिया। बोला देखो तुमको पिछला मेमोरी याद है कैसे मरे थे? बोला हाँ पक्का याद है, अब तो छोड़ेंगे, उसका टेक्निक पकड़ लिया हम, एकदम सिखा कर गया है वो, पकड़ लिया। अब संजीवनी बूटी भी आ गई है, स्ट्रांग भी हो गया, अब अटैक करेगा, अब सामने दुश्मन खत्म और इम्यून सिस्टम जिंदा, तो आप बचे रहोगे, आप सर्वाइव करोगे, बस समझे। लेकिन अगर आपने अपनी सेना को अगर मरा हुआ छोड़ दिया तो राज्य डूब जाएगा, राजा मारा जाएगा, यानी आप राजा हो अपनी बॉडी का, तो आप गए, खत्म कहानी, समझे। तो अपनी आपका पूरा, इसलिए बोले बॉडी खुद से हील करती है खुद को। बॉडी जब भी बीमार पड़ती है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम ही आपके बॉडी से, आपके बॉडी के लिए लड़ता है वो, बस समझे। इसीलिए जब भी कोई दवाई खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो सेना को सपोर्ट करता है, वो दवाई नहीं लड़ती है, आप लड़ती। इसलिए पता है, हम इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, एक डॉक्टर की स्टोरी। एक डॉक्टर था, जो डॉक्टर क्या करता है कि अच्छा काम के लिए किया था, बट कुछ गलत काम भी, मतलब बोला गलत तरीके से, पर अच्छा काम किया था, समझाते कैसे। एक डॉक्टर एक गांव में अपना एक छोटा सा, एक क्या बोलते हैं उसको, टेंट बैठाया था मेडिकल चेकअप करने के लिए सभी का, जितने भी गांव वाले, वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, बैठा था। तो वहां पर सुबह सुबह एक बच्ची अपने पापा का हाथ खींचकर लेकर आती है, और लेकर आने के बाद में क्या होता है कि उसके, तो सुनिए, उसके जो पिता है ना, उस पिता का सर बहुत दर्द से फट रहा होता था, सर दर्द से बहुत फट रहा होता था। सर दर्द का दवाई चाहिए, तो उनको सर दर्द से क्यों फट रहा है, क्या कारण, कुछ ना कुछ यहीं पर रिलीफ होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर देख रहा है भाई हमारे पास सर दर्द का दवाई खत्म हो गया, डॉक्टर के पास सर दर्द का दवाई खत्म हो गया है। तो था उसके पास पेट दर्द का दवाई, क्या था, सर दर्द का दवाई खत्म हो गया था, पेट दर्द का दवाई था। बैठाया और बोला, उसको बैठा कर बोला, मोहनलाल जी बैठिए बैठिए। तो मोहनलाल जी आपके लिए दवाई है, एक ही दवाई बची है, सर दर्द की दवाई है। बिल्कुल सर दर्द, उस डॉक्टर को ये बात पता है कि मेरे पास सर दर्द की दवाई नहीं, बट पेशेंट को ये बात थोड़ी पता है कि मेरे पास सर दर्द की दवाई नहीं है।
वो याद है एक ऐसी मूवी थी जहां पर वो हेलीकॉप्टर कहा गया था कि हम लोग पंखा वाला, वो पंखा से हेलीकॉप्टर घुमा सकते हैं। बोलेगा मुझे पता है कि ये पंखा का ब्लेड है, लेकिन हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि पंखा का ब्लेड है, तो घुमा दिया था, एक्सीडेंट हो गया था बाई चांस। बट ये एक तरीके का इंसानों में लागू होता है, मशीनों में लागू नहीं होता है, बट इंसानों में लागू होता है। इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। क्या बोलते हैं? याद रहे, बिलीफ सिस्टम इसको बोलते हैं। जब बिलीफ तगड़ा होता है ना तो हर बीमारी को पार कर जाता है। जिसको बोलते हैं भरोसा। एक बिलीफ सिस्टम टूटना नहीं चाहिए, बना के रखो। मतलब क्या होता है? वो बोलता है, दिल को बोलता है बेवकूफ बना के रखो। अगर बहुत समझदार बना दोगे ना बॉडी के लिए तो डरेगा, हर बात के लिए डरेगा। तो बेवकूफ बना के रखो, बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बना के रखो। तो हुआ क्या, डॉक्टर जानता था कि ऐसा था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि पेट दर्द की गोली उसको दे दी। और वो चाहता तो पेट दर्द की गोली, एक और ऐसी डॉक्टर थे जो पेट दर्द की गोली नहीं दिया था, उसने क्या था, जेम्स की गोली दे दी थी। जेम्स की गोली समझ, जेम्स सब लोग खाए होंगे, वो रंग बिरंगा गोली आता है। तो ऐसे तो ब्लू, एकदम ब्लू रंग का, नीला रंग का गोली होता है, एकदम दवाई जैसे दिखता है। तो एक डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसा ही बोले, स्पेशल दवाई है, कड़वी बिल्कुल नहीं, एकदम मीठा का तरह एकदम। तो ऐसा ब्लू रंग का जेम्स था, उसको दे दिया, एकदम निगलिए, निगल जाइए, एकदम पी जाइए। याद रखिएगा 2 घंटे में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटा, बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है। बोलता हाँ ऐसा है, बोला हाँ अमेरिका से आया है गोली। बोला अच्छा अमेरिका से आया, बोला हाँ। दिया, जेम्स का गोली दिया, उसको कुछ था, कुछ नहीं था, बट दिया, खोखली गोली थी वो, लेकिन पता है उसके अंदर बिलीव बैठा दिया उस इंसान के अंदर। अब तो मैं तो ठीक हो रहा हूँ, अब तो मैं तो दवाई खा ली है, तो मैं ठीक ही हो रहा हूँ। दिमाग में यही चलता दवाई खाने के बाद। कोई इंसान जब दवाई खाता है ना, उसको यही लगता है कि मैं तो अब ठीक होने ही वाला हूँ। ये बिलीफ सिस्टम है। आपने अपने दिमाग को समझा दिया, अपने दिलो दिमाग को समझा दिया कि मैंने दवाई खा ली है, मैं अब ठीक होने वाला हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। जब ये बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है ना, तो दवाई दुगना नहीं 4 गुना असर करती है, चाहे वो दवाई खाएं या ना खाएं। क्योंकि आपका दिमाग खुद केमिकल्स रिलीज करता है। आपके दिमाग आपको इलाज करने के लिए खुद मेडिसिन रिलीज करता है, क्योंकि आपका दिमाग अच्छे से जानता है आपकी बॉडी में कौन सा मेडिसिन शूट करेगा। बस बिलीव होना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए। कमांड कौन देगा? ब्रेन। क्यों बनाए मेडिसिन? कमांड मिलता है, ब्रेन इसलिए बनाना है। तो जैसे ही बिलीफ सिस्टम अगर आप तगड़ा रखते हो, तो फिर क्या होता है, वो खोखली दवाई भी जो कुछ नहीं कर सकती थी, वो खोखली दवाई भी आपको सर दर्द का दवाई, सर दर्द का इलाज कर देगा। 2 घंटे के अंदर उस इंसान का सर दर्द गायब। दिस इज कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बिलीफ सिस्टम बैठा देना दिमाग को, दिलो दिमाग में। इस कारण से कई डॉक्टर्स ऐसे इलाज करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन आज ये उल्टा पड़ गया है। पहले के डॉक्टर ऐसे होते थे कि मरीज को पहले ऐसा एहसास दिलाते थे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चीज है, आप इस चीज को कर लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। विश्वास रखिए, आप बिलीव रखिए, आपको बीमार नहीं, आप छोटा सा सिर्फ एक चीज है, उसको निकाल दे, ठीक हो जाइएगा। उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम बढ़ाना। इलाज तुरंत होता है, क्योंकि दिमाग समझ जाता है मैं बीमार नहीं हूं, पर छोटा सा ये चीज है, उसको ठीक करना है मुझे, और मैं दवाई तो खा रहा हूं, इसको खाकर ठीक हो जाऊंगा मैं। ये चीज जब होती है ना, तो समझ में आता है कि दिमाग खुद हील कर रहा है आपको, दिमाग खुद ही हील करती है। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। बट आज डॉक्टर्स क्या कहें उसके ऊपर, जो प्रेस 2 तरीके से होता है। हॉस्पिटल को रन करता डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल को रन करता बिजनेसमैन है। जी हाँ, सच बता रहे हैं हम आपको। कोई भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो, उसको रन करने वाला एक बिजनेसमैन होता है। और बिजनेसमैन को डॉक्टरी घंटा पता होता है, उसको सीधा बोलते हैं, नहीं पता है उसको कुछ भी। उसको छोटा मोटा चीज पता है, बाकी कुछ नहीं पता है उसको। बस उसको ये पता है पैसे कैसे खींचा जाना चाहिए मुझे सामने वाले से, कितने तरीके से खींचा। हमको पता है कि इस एक टेस्ट में उसका बीमारी सामने आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी उसको 14 तरह का टेस्ट देंगे। अब बोलेंगे 13 में नहीं आया है, 14 में आ गया। क्यों? उस 13 टेस्ट के लिए हम जिस से भेजेंगे ना, जिसके पास, वो वहां से मेरा कमीशन आएगा। कमीशन इतना क्या पता नहीं कर सकते हो। उस हॉस्पिटल को कमीशन 60 से 70% जाता है, और जो कर रही वो 30% या 40% रखता है। हॉस्पिटल को कमीशन ज्यादा जाता है, क्योंकि पेशेंट वही भेज रहा है। अब बोलेगा यहीं का रिपोर्ट चाहिए मुझे, कारण पूछो, बोले यहाँ का रिपोर्ट बढ़िया होता है, बाकी का लाओगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं आपका बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, हम गारंटी नहीं सकते कि आपका मरीज स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। ये है डर का बिजनेस। ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या, उल्टी तरफ भाग रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। आपके दिमाग में डर ठोक दो, डर बैठा दो, बस आप अपना जायदाद, जमीन, लोन लेकर, उधार लेकर भी आप पैसा भरोगे, करंट भरोगे, करोगे। क्योंकि ऐसा मेडिकल फील्ड्स में कोई उधारी नहीं होता, कोई उधारी नहीं होता। पहले पैसा जमा कीजिए, फिर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां आप 5 रुपए 10 रुपए के लिए आप लड़ नहीं सकते हो, जैसे टोटो वाले, सब्जी वाले से लड़ लोगे आप। बोले हाँ भैया जी, वो तो 20 रुपए दे रहा है, वही तो देखा था हम, तो देखें उसको हम, और टमाटर तो अच्छा दे रहा हो, टमाटर हमने चॉप करके देखा था, बढ़िया टमाटर था, वो 20 में दे रहा, आप 24 ले रहे हो, ना ना 1 किलो लेंगे हम, 4 रुपए कम कीजिए। लड़ते हैं ना ऐसा। अब वहां लड़के दिखाइए, संभव ही नहीं है लड़ पाइएगा। जैसे बिजनेस चलता है, क्योंकि वो डॉक्टर को लिमिटेड सैलरी मिलती है उसके अंदर, उस कंपनी के अंदर काम करके। वो हॉस्पिटल नहीं है, वो हॉस्पिटल समझ लो एक तरह का शॉप है, दुकान है वो।
कैसा दुकान? डर का दुकान। ये डर के दुकान से चलता है। हम नहीं बोलते कि हर लोग बुरे होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। पेशेंट का इलाज कम, पेशेंट को डरा कर पहले पैसे ऐंठेंगे, मोटा पैसा ऐंठ लेंगे, फिर इलाज करेंगे, इलाज एंड परसेंट, बस ये सच्चाई होती है। ऐसे लेकर डरा गया था मैक्सिमम। हौसला देना चाहिए उस चीज को लेकर के, बट नहीं, जो काम एक चीज से हो सकता है उसको 10 तरीके से किया जाता है। इसलिए आज हमारे भारत में आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पर पेशेंट की संख्या डॉक्टरों से कई गुना ज्यादा मिलेगी। आपको अंदाजा नहीं है, आज लाखों पेशेंट पे एक एक डॉक्टर मिलता है, इतनी हालत है आज। इसलिए डॉक्टर आज जो किसी भी अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में, ठीक है, आपको जगह नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो घूस दीजिए, बहुत अलग अलग। बेड का चार्ज लगता है अलग से, आपको बेड देंगे उसका चार्ज लगेगा, लेते हैं अच्छे लेते हैं 1200 1500 2-2000 रुपया बेड चार्ज देते पर डे, महीना नहीं, पर डे। एक दिन का 2000, दूसरा दिन 4000, तीसरा दिन 6000, 8000, बढ़ता जाएगा 2-2000 करके। आपका हिम्मत तो रोक के दिखा लो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो काम बहुत जल्दी किया जा सकता है उसको डिले करेंगे। जितना देर तक डरेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना मोटा पैसा आएगा। क्या बोले हम? इसलिए आज हर प्रोफेशन में ऐसी बहुत सारा बिजनेस चल रहा होता है। जैसे बोलते हैं जो हॉस्पिटल को रन करता है ना, वो बिजनेस माइंड होता है, उसको पता है कैसे डराना है, और उसको डराता भी ज्यादा है। उसे पेशेंस आएगा मिलने के लिए, इसलिए नहीं कि वो भला चाहता है, इसलिए कि अपना घर ज्यादा भरना चाहता है। उसके पास एसी, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा उसके पास में, इस सब काम से, डर का पैसा से। सच्चाई है, कड़वी है, बट क्या करें, सच्चाई। ऐसी ही पुलिस वाले को बेहतर सेम है, वो भी डरा के पैसे हटता है, सेम तुम्हारे पे केस ठोक देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सब एक कहानी है। वकील भी एकदम वही डरा कर करता है, तुमको अगर ऐसा नहीं किया, इतना पैसा नहीं दिया तो हमको नहीं पता, तुम्हारा पे कोई भी केस लगा सकता है। वकील का काम क्या है? दोनों काम, दो पक्ष एकदम। एक का काम है झूठ को सच बता देना, एक का काम है सच को झूठ बता देना, सेम काम चलता रहता है। इसलिए तो बोला सत्य में जयते नहीं है, आज सबूत में जयते हैं। चाहे आपके पास झूठा सबूत हो, उसी का जय होगा, उसी की ही विजय होगी। ये आज की कलयुग का युद्ध है। फिलहाल तो हम लोग सेल का युद्ध चलते हैं। सेल का युद्ध में हमारे पास क्या चौथा बता रहे हैं, सेल का युद्ध अभी तो बता रहे थे। ये सब कहानी वो पता है, हम ऐसे नहीं बताते आपको, इसलिए बताते दैट बिकॉज आप सोच से कनेक्ट करो। वो किताबी कीड़ा तो बनना बहुत आसान है, चैप्टर पे सिलेबस पे रहना, पर हम आपको बताने कि हमारी शिक्षा कभी एग्जाम के साथ नहीं होती, बल्कि एग्जाम के बाद भी होती है। इसीलिए शिक्षा को सीखने के लिए आपको दुनियादारी हर चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों, ताकि मन में बैठा रहे, एक्सपीरियंस होता है इसको। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए 3 जगहों जाने से हमेशा बचना, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना। 3 जगहों पर आपको ठोका भी जाएगा और आपको लूटा भी जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स में मेंटली टॉर्चर दिया जाएगा, लूटा जाएगा। कोर्ट कचहरी में धमकी से टॉर्चर दिया जाएगा और लूटा जाएगा। और थाने में भी वही कहानी है, जबरदस्ती गुंडागर्दी से टॉर्चर दिया जाएगा और लूटा जाएगा। सारी कहानी है। ठीक है, और इन सब का कारण क्या है पता है? आखिर क्यों इंसान लूट रहे हैं, खुद को रोक नहीं पाते लूटने से? बस एक ही कारण, उनके पास इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उस फील्ड का ज्ञान नहीं है। कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस फील्ड का ज्ञान हो तो जानता है क्या करना है। बस उस फील्ड का ज्ञान नहीं होता है तो लूटता है, प्रेशर दबाव डालता है। इसलिए हर फील्ड का ज्ञान होने से आप एक अच्छे नागरिक बनते हो, अपने अधिकार जानते हो। और अच्छा सा अधिकार जानना है तो संविधान उठा के पढ़िए। सच बता रहे हैं आपको, संविधान पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा भारत में रहने के लिए, भारत का नागरिकता पाने के बाद आप भारत में किस किस अधिकार के पात्र हैं। लेकिन कोई आज संविधान पढ़ना मंजूर नहीं करेगा। हमारी संस्कृति को समझने के लिए, अपनी चीजों को, ताकत को बिल्ड करने के लिए भगवत गीता पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी दुनिया जीतने के लिए आप ज्ञान को अपना गुलाम बना लीजिए, ज्ञान के अधीन हो जाइए, ज्ञान के प्रति अपना श्रद्धा अर्पण कर दीजिए, सब सीखिए। हर एग्जाम आप पास आउट कर पाइएगा, हर चीज हासिल कर पाइएगा, लेकिन आपको अपना एक होता है ना, एक इंटरेस्ट फील्ड को चूज करना पड़ता है। आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, बस समझे, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, सुनना है, आपको कोई भी बात इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता। क्लियर? चलिए चौथा, चौथा बोल दीजिए आपको। ठीक है, चौथा होता है अपने आप को इस जिंदगी में बनाए रखना। चौथा, दुनिया सामने सुने ध्यान से, चौथा जो होता है अपने आप को बनाए रखना अस्तित्व में। सुना, देखो, सेल्स अगर ग्रोथ हुआ और मारी गई तो उसका अस्तित्व खत्म। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या होगा, बोलते हैं ना जनरेशन, क्या बोलते हैं, शेरों की संख्या घट रही है, क्या हो रही है? लेकिन अगर शेर की संख्या बढ़ाना है तो शेरों का नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस कि एक संतान से किसी दूसरे संतान का जन्म हो, या एक
किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, है ना? सेम कहानी होती है। एक प्लांट, एक आम का पेड़ है बड़ा सा, उस आम के पेड़ के बीच से एक आम के पेड़ का जन्म हो सकता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। समझ में आया? वही बात है, एक मदर और फादर से किसी प्रोजेनी का जन्म होना, दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। क्यों? अस्तित्व में खुद को बनाए रखना। बात समझ रहे हो? अपने आप को बनाए रखना जीवन में, ये आपका अधिकार, मतलब ये चीज अस्तित्व में रखने के लिए जो चौथा है उसी का नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? जी हाँ, यानी अपनी जनरेशन को बचाए रखना चाहते हो, अपने आप को चाहते हो कि दुनिया में आप टिके रहो, सरवाइव करो, आप मारे जाओ, लेकिन आप अपनी प्रोजेनी, आप अपना डीएनए, आप अपने जैसा किसी को छोड़कर जाओ। यही जनरेशन है। यही है कि इंसान धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करते करते आज पॉपुलेशन को कंट्रोल खो चुका है। आज 140-45 करोड़ हो चुके हैं, 145 करोड़ चाइना को पीछे कर चुका है, लेकिन क्या कहें, ठीक है, चीजें इतना ही है, क्या कर सकते हैं। क्लियर? ये 4 बातें थी, इसलिए हम लोगों को सेल्स का जरूरत है, सेल्स का जरूरत है, ये बात भूलना नहीं। Yeah.